हेलो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। ये मतलब ट्रॉमा का लास्ट लेक्चर है। हेड का ट्रॉमा का लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें जो एक तरीके इंट्राक्यूलर हेमरेज था वो मैंने पढ़ा दिया। उसके अलावा रेज आईसीवी वाला टॉपिक था वो भी मैंने पढ़ा दिया। दोनों के सेपरेट लेक्चर हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूरोलॉजी वाले सेक्शन में, उसमें देख लेना। ठीक है, तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है थोरेसिक ट्रॉमा के बारे में। थोरेसिक ट्रॉमा के बारे में जब भी मैं ट्रॉमा के बारे में बातचीत कर रही एब्डोमिनल ट्रॉमा के बारे में बातचीत करी, इसके थोरेसिक ट्रॉमा के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तरीके से ब्लंट इंजरी क्या होती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। जैसे उसमें तो तरीके ऑर्गन इन्वॉल्व बताए थे, इसमें हम कॉज ऑफ डेथ के बारे में बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा इंजरी जो होती है, उसमें क्या रहता है हमारा, इस तरीके से क्या हीमोथोरेक्स रहता है। वो इस तरीके से वो पेनिट्रेटिंग करेगा, बिल्कुल चेस्ट को पेनिट्रेट करके काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उसके कारण आपको हीमोथोरेक्स आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ब्रन ट्रॉमा इंजरी का, ब्रन ट्रॉमा इंजरी में जो होता है प्रॉपर जो है ये तेरी फोर्स लगता है, फोर्स के कारण जो होता है मेन जो कंपन जो महसूस होता है बहुत ज़्यादा तगड़ा, वो है जिसके कारण आपको ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजरी देखने को मिल जाती है, जो किसी लार्ज सरफेस एरिया पे होती है ब्रन ट्रॉमा इंजरी। तो उसके कारण ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजरी होती है, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हमारा किसमें, एक तरीके से थोरेसिक इंजरी डेथ का। ये इस प्रकार हम करते हैं चीज़ों को। अब हम आते सबसे पहले पहले टॉपिक पे, जो हम जो थोड़ा सा मैरो का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जैसे। तो अब मैरो के सीक्वेंस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो रहता है हमारा फ्लैट चेस्ट, फेल चेस्ट। मतलब फेल चेस्ट, इसमें जो आपको डेफिनेशन की याद रखनी है तरीके से कि ये रिब फ्रैक्चर के द्वारा किया जाता है, होता है ये। तो रिब फ्रैक्चर भी किस प्रकार के रिब फ्रैक्चर, तो रिब फ्रैक्चर में याद रखना दो कंसेक्यूटिव रिब का फ्रैक्चर होना चाहिए, और दो अलग अलग दो से ज़्यादा रिब का फ्रैक्चर, और कंसेक्यूटिव दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव रिब का फ्रैक्चर, और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट लोकेशन पे यदि फ्रैक्चर हो, तब हम उसे एक तरीके से किस में कंसीडर करेंगे, तेरी फेल चेस्ट में कंसीडर करेंगे। इसमें क्या होता है, जो इसमें आपको देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट देखने को मिलती है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब क्या है कि जब आप जैसे इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, इस तरीके से चेस्ट वॉल एक्सपेंड करनी चाहिए, लेकिन वो जो क्या है कि इस तरीके से वो चेस्ट वॉल का अंदर की तरफ जाती है, लेकिन अंदर की तरफ क्यों जाती है कि इस तरीके से उस समय क्या एयर प्रेशर जो होता है वो खाना कम हो जाता है, अभी एक्सपेंशन करती है, तो उसके कारण क्या बाहर से एयर अंदर आती है, तो वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है इस तरीके से जहाँ पे इंजरी हो रखी है। हाँ, लेकिन ये कि यदि मान के चले एक्सपिरेशन चल रहा, तो उसमें क्या उल्टा उल्टा चलता है, उस समय ये अंदर की तरफ प्रेशर एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तरीके से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जैसे अंदर की एयर अंदर से एयर बाहर जाती है, लेकिन चूँकि वहाँ पे एक तरीके से गैप है, तो तरीके से वहाँ पे एक तरीके से जगह मिल जाती है, एक तरीके से जो बाहर की जो जो अंदर जो एयर है, जो एक तरीके से सांस वाले रूट से बाहर जाना था, उसे चेस्ट वाले रूट पे थोड़ी सी एक्सपेंड करने का जगह मिल जाती है, जिसके कारण वो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो इस तरीके से पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होता है, जिसमें इस तरीके से जब वो इंस्पिरेशन कर रहा है तो चेस्ट बॉल जैसे बाहर की तरफ मूव करनी चाहिए थी, वो अंदर की तरफ करती है, और जब वो एक्सपिरेशन के टाइम पर जो वो अंदर की तरफ करनी चाहिए थी, वो बाहर की तरफ मूव करती है। ये इसमें कौन सी होती है रिब मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर, तो इसमें ज़्यादा तीसरी चौथी पाँचवीं जो रिब होती है वो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है। ये इसमें जो एक तरीके से ट्रीटमेंट जो आप याद रख सकते हैं, वो क्या याद रखना है कि ट्रीटमेंट के नाम पे जो हम यूज़ करते हैं, इस तरीके पर डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, डायग्नोसिस हम इस तरीके से क्लिनिकली बनाते हैं, बस खाली बस उसको एक तरीके से चेस्ट वॉल के मूवमेंट को हम देखते हैं, जो सेक्शन में इस तरीके से इंजरी हुई है, वो सेक्शन जो होता है पर्टिकुलर वो अलग मूव कर रहा होता है, इस तरीके से उसकी बॉल जो होती है वो अलग मूव कर रही होती है, एकदम सेगमेंट से तुलना में अलग। तो ये चीज़ वो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होती है, उल्टी मूवमेंट चल रही होती है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या देंगे, ट्रीटमेंट के नाम पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी बार हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत आए, इसलिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, एडुकेट एनाल्जेसिया देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, क्योंकि इस तरीके से जो सेगमेंट वगैरह बार बार ऐसे मूवमेंट होगी, तो इस तरीके रिब से टकराएगी हमारी वॉल वगैरह, तो इस तरीके से काफ़ी पेनफुल रहता है ये चीज़, तो इसलिए हम क्या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान के चले फेल चेस्ट के संग रेस्पिरेटरी फेलियर भी डेवलप हो गया एकदम, जैसे ये तो छोटे लेवल में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें पता लगा इस तरीके से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वही नीचे जा चुकी है, इस तरीके से PO2 लेवल जो है वो 60 से नीचे जा चुका है हमारा, इस तरीके से साइनोसिस वगैरह डेवलप होने लग गया, यानी कि तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पर इस तरीके फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से हमारा चेस्ट वॉल की जो रेस्पिरेशन वाला सिस्टम जो है नॉर्मल वो काम कर ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस तरीके से हम क्या मतलब इस तरीके से हमारे नॉर्मल बैक एंड मास्क वेंटिलेशन या जो और वेंटिलेशन
वेंटिलेशन यूज़ करते हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमको क्या है, सामने से प्रॉपर प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि एक तरीके से जो है कुछ ना कुछ एक तरीके से एयर पहुँचे और ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो। जिसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। तो यदि फ्लैट तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो गया है तो इस तरीके से हम उसमें यूज़ करेंगे इस तरीके से इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये डिजीज हुई। अगली डिजीज आती है, अगली डिजीज आती है हमारी इस तरीके से टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के में केस में क्या याद रखना होता है कि वन वे वाल्व लीक कहा जाता है, वन वे वाल्व एयर लीक कहा जाता है। क्योंकि इस तरीके से पहली बात तो उसमें क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर का इन्फ्यूजन होता है बाहर से इस तरीके से चेस्ट वॉल के अंदर आते हैं, जो कि क्या कंप्रेस करती है हमारे लंग्स को। तो लंग के कंप्रेशन होने से क्या होता है, इस तरीके से कोलैप्स होता है इस तरीके से एसिलेटर लंग का, जिसके कारण क्या शिफ्ट होता है मीडियम का, इस तरीके से कॉन्ट्रालेटर शिफ्ट देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो भी डिप्रेस हो जाएगा, इस तरीके से डायफ्राम को भी जगह नहीं मिलती, डायफ्राम डिप्रेस हो जाता है। तो हमारी इंफीरियर वेना कावा होती है वो उस पर भी कंप्रेशन वाला प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा तगड़ा। हाँ, उसके अलावा ये चीज़ जिसके कारण आपको क्या होता है, वीनस रिटर्न आपको घटता हुआ देखने को मिलता है। ये चीज़ है, किस कारण होता है ये चीज़ बताई थी मैंने। एक तरीके से इसमें क्या आता है आपको, एक तरीके से या तो मैकेनिकल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रखा हो तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। ये ना विदाउट अ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रखी हो आपने, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ है आप मतलब कि इस तरीके से आपने एक तरीके से ये चीज़ नहीं देखी, इस तरीके से आपने कोई भी पॉजिटिव प्रेशर इन्वेसिव इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करने से पहले क्या है, कोई तरीके से सारी चेक करनी पड़ती कहाँ कहाँ इंजरी है और उसको आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आपको का काम चलेगा इस तरीके से। ये इसमें मैं ड्रेसिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा ही। हाँ, ये मैं सोच लेना मैं ड्रेसिंग तो करी नहीं, जैसे फील्ड टेस्ट था। तो ये मैं बता रहा हूँ जो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा हूँ ना, जो नॉर्मल ट्रॉमा का प्रोटोकॉल है वो तो हम हर डिजीज़ में फॉलो करते ही हैं। ये चीज़ तो इसमें ये चीज़ होगी। तो इसमें इस प्रकार में हम ड्रेसिंग वगैरह तो करेंगे, बस मैं क्या सस्पेक्ट करना सारी की सारी लंग इंजरी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में भी देखने को मिल जाता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और कहाँ देखने को मिलता है तरीके से, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या रहेगा, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा रहेगा चेस्ट के लिए, जिसमें क्या होता है यदि छेद बनेगा और वहाँ से एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, ब्रन ट्रॉमा इस तरीके से, ब्रन ट्रॉमा में कौन सी इंजरी होती है, ट्रेकियोब्रेकियल इंजरी होती है, उसके कारण भी देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, हमारे इंट्रोजेनिक लंग पंक्चर इस तरीके से उसके कारण आपको देखने को मिल जाती है। ये इसमें क्या ये चीज़ ध्यान रखना, ये है वन वे वाल्व कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं इस तरीके से, इसमें क्या है कि जब भी आप सांस लेना होता है तो चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन होता है, अंदर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बाहर से एयर अंदर आती है। लेकिन जब एक्सपेंशन करोगे तो बाहर से एयर अंदर से एयर बाहर नहीं जाएगी। हाँ, तो क्योंकि इस तरीके से छेद वगैरह जो होता है वो अंदर लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाहरी एयर को अंदर एयर को वो बाहर निकालने, अंदर की एयर को बाहर निकालने के उतना पर्याप्त नहीं होता छेद की, उससे अंदर के लिए हवा है वो बाहर निकल जाती है। तो इसके कारण क्या इस तरीके से फ्लूइड जो होता है वो मतलब एयर जो होती है वो हर सांस के अंदर ही क्या होती है, इस तरीके से अटक जाती है उसे। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, तो ये ट्रैकिया का कंप्रेशन हो गया इस तरीके से। हाँ, उसको ट्रैकेपिनिया देखने को मिल रहा है, ट्रैकिया का कंप्रेशन हुआ, ये सब का कॉम्प्रेशन हुआ, तो इस तरीके से डिस्फेजिया डिसेपनिया ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ट्रैकेपिनिया भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि तरीके से सांस वगैरह जल्दी जल्दी लेगा आदमी, यदि सांस वगैरह पूरी नहीं आ रही तो। उसके अलावा फिर वेना का कंप्रेशन हुआ तो क्या देखना, डिस्टेंडेड नेक वेन आपको देखने को मिलेगी, कुछ जुगुलर वीनस प्रेशर आपको बढ़ जाएगा। एक तरीके से कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको हार्ट रेट भी देखने को मिलेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी घट गया है इस तरीके से ये। उसके अलावा जुगुलर वीनस प्रेशर है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि कार्डियक टेम्पोनेट वाले लगा हुआ आपको सारे सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जब कोई क्लिनिकल फाइंडिंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो कहते हैं हाइपर रेजोनेंट नोड देखने को मिलती है ज़्यादा क्लिनिकल फाइंडिंग, और ब्रेथ साउंड एब्सेंट है। ये जो मैं नॉर्मली न्यूमोथोरेक्स में बताया था तब की बात है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट के नाम पे दो प्रकार ट्रीटमेंट आते हैं, एक होता है हमारा एमरजेंसी ट्रीटमेंट और एक होता है हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम सीधा साफ रहता है हमारा इस तरीके से, क्या हमारा नीडल थ्योरेकोस्टमी करते हैं इस तरीके से, नीडल इंसर्ट वाइड वो नीडल थ्योरेकोसेंटेसिस करते हैं। नहीं ले देता हूँ उसको मैं, क्या यूज करता हूँ, नीडल थ्योरेकोसेंटेसिस। तो नीडल थोरेकोसेंटेसिस यूज करते हैं। इसमें जो आपको ये ध्यान रखना है, मैं 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ। एक तरीके से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन किसके लिए, बच्चों के लिए। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मतलब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन किसके लिए,
मतलब इतनी बोस के लिए क्या रहती है हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन रहती है बच्चों के लिए, मिड क्लेविकुलर लाइन, और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन किसके लिए, एडल्ट्स के लिए। ये बार बार मैं बता चुका हूँ और नहीं बताऊंगा। ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं, डेफिनेटिव के यहाँ पर आईसीटी इंसर्शन करते हैं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में। ये ठीक है, तो इस प्रकार हम कहते हैं आईसीटी इंसर्शन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्री बता दूं फिर दोबारा में, तो इस तरीके से उसकी एंटीरियर बाउंड्री रहती है हमारे एक तरीके से। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या रहता है, ट्राई एंगल ऑफ सेफ्टी। एंटीरियरली क्या होता है उसके तरीके से पेक्टोरलिस मेजर रहती है हमारी, और उसके अलावा उसके पोस्टीरियरली या लेटरली, मान लीजिए मैं पोस्टीरियरली कंसीडर करूँगा, वैसे लेटरली मान लीजिए कुछ आता है, तो लेटरली क्या रहती है हमारी लेटिसिमस डोर्साई। इन्फीरियरली क्या होती है, इन्फीरियरली हमारी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वाली इंटरपेस्टरिव होती है तरीके से, और सुपीरियरली बेस ऑफ एक्सिला होती है एक तरीके से। तो इस प्रकार हमारा ये सिस्टम चलता है ट्रायंगल ऑफ सिटी। तो उसमें हम इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, कहाँ इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से किसी भी रिब के ऊपर करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम वहाँ से पास आउट होती हैं। ये तो इस प्रकार हमारे हो गए कि तरीके से टेंशन हीमोथोरेक्स। अब आते हैं हीमोथोरेक्स पे। हीमोथोरेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है। तरीके ज़्यादा देखने को मिलेगा पेनिट्रेटिंग ट्रोमा में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लीक होता है। ये इसमें जो आपको ध्यान रखना, वो ट्रॉन हिस्टोकोसिस सेकंड रिब की फ्रैक्चर जो होती है वो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है इस तरीके से इसमें, किसमें, हमारे हीमोथोरेक्स में। इसमें आपको फीचर क्या ले लेंगे, तो कोलैप्स हो गया इस तरीके से, क्योंकि इसमें भी ये तरीके से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो कोलैप्स हो रहा है लंग का, ठीक है। एफसी लंग का कोलैप्स आना हुआ, डिसहेप्निया देखने को मिल रहा है और ट्रेकेप्निया देखने को मिल रहा है। अगर को कैसी नोड मिलेगी, डल नोड मिलेगी इसमें, तो उसमें से हाइपर रेजिडेंट मिली तो डल नोड मिली थी। ये तो ज़्यादातर ऐसे क्लिनिक मेडिसिन वाली फाइंडिंग है, ज़्यादातर इसमें कुछ खास है नहीं है। डल नोड देखने मिली, एब्सेंट विस्टान इसमें देखने में मिली। इसमें क्या करते हैं इस तरीके डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस में आपको चेस्ट एक्सरे पे क्या करेगा, एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलता था। इसमें क्या देखना है, न्यूमोथोरेक्स में बताया नहीं, तो न्यूमोथोरेक्स में बारकोड साइन देखने को मिलता है इस तरीके से। बार बार हम बातचीत कर रहे थे, बारकोड साइन देखने को मिल जाता है इस तरीके से। यूएसजी पे फाइंडिंग मिलती है, यूएसजी के नाम पर हम ई फास्ट तो करती है, तो ई फास्ट पर आपको फाइंडिंग देखने को मिल जाती है। ये लेकिन आपको ये डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकली करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीवियर कंडीशन है, इसलिए हम इसके बारे में खाली बस न्यूमोथेरेपी करते हैं, ट्रेमस न्यूमोथेरेपी में पड़ती नहीं है इस बात को। ये हुई। हाँ, तो इसमें क्या आपको एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलेगा इस तरीके इसमें, और इसके अलावा आप एस्पिरेशन करेंगे तो आपको ब्लड देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक होने को सब प्लूरल एफ्यूजन भी तो हो सकता है, सारी चीज़ प्लूरल एफ्यूजन की सकती है, लेकिन आप एस्पिरेशन करके आप कंफर्म करना पड़ेगा कि ब्लड तो नहीं है। अब ब्लड करने पर एस्पिरेशन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट के नाम पर डेफिनेटिव मैनेजमेंट कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है ये। हाँ, इतनी ट्रॉमा के केस में ये मिल रही है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं ना, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है ये। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आईसीटी इंसर्ट करेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है कभी कभार, जिसमें हम क्या करना पड़ता है, हमें थोरेकोटोमी करनी पड़ती है। ये तो थोरेकोटोमी की इंडिकेशन पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप और कुछ याद रखे नहीं रखे, क्योंकि बाकी ये सारी चीज़ मेडिसिन में कवर हो गई हमारी। क्योंकि ये चीज़ आप आता है, ये जगह टॉपिक आप एक जगह पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जगह वो आसान हो जाता है टॉपिक करना। तो आप इंडिकेशन और थोरेकोटोमी पढ़ना जरूरी है आपको। ये तो क्या कि इस तरीके से आप यदि 1000 लीटर या मेरे हिसाब से आप कम से कम 1000 लीटर का 1000 ml, तो यदि 1000 ml या फिर इतने 1500 ml है, वो सीधे 1500 याद रही है। यदि ये इनिशियल आपने एक तरीके से लगाया, आपने आईसीटी से लगाया, इसमें इतना ब्लड आ गया, इसका मतलब है कि इस तरीके से काफ़ी सीवियर लेवल कोई बड़ी स्ट्रक्चर आपकी इंजर्ड हो गई, तभी आपको इस तरीके से थोरेकोटोमी करने का क्या मतलब है। जैसे लेप्रोटोमी कर रहे थे ना, ऐसे में थोरेकोटोमी का मतलब आप एक्सप्लोर करिए कि तरीके से वैसे कैविटी में कोई बड़ी वेसल इंजर्ड नहीं है, उसको इस तरीके से बंद करिए और फिर उसके बाद आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करिए। ये तो इस तरीके से आपको क्या करिए, यदि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है तो 1 लीटर देखना होता है, उसमें 1.5 लीटर देखना होता है, मेरे हिसाब से 1.5 लीटर ज़्यादा सही रहेगा ये। या फिर आप मान के चले आपने इनिशियल स्टेज में नहीं देख पाए, मान के चला आप कुछ काम था और चले गए, लेकिन फिर आपने नोटिस किया कि हकीकत में इसे 3 घंटे में क्या हुआ, हर आवर जब भी आप बात कर रहे हैं तो 1 आवर में चेक किया कि 200 ml निकला, उसके अगले आवर 200 ml से भी ज़्यादा निकला, उसके आवर में भी 200 ml से ज़्यादा निकला। हाँ, तो अब ऐसा क्या है, हर आवर में कम से कम 3 आवर लगातार आप हर आवर वो क्या है, तो 200 ml से ज़्यादा जो है इस तरीके से फ्लूइड निकल रहा है, मतलब कि बड़ी वेसल है वो इंजर्ड हो गई है ये। बाकी आपको बाकी सारी आपको सीधे आपको इंजरी या डिजीज़ के नाम पे याद रखना कि कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर है, चाहे थोड़ा को ब्रेकियल है, वो सब बड़ी स्ट्रक्चर है तो वो उसकी इंजरी आपको एक ईसोफेगस है, उसका परफोरेशन हो गया। उसके अलावा ऊपर न्यूमोथोरेक्स हुआ, कार्डिक टेम्पोनार्ड हुआ, इस तरीके से
ये तो ये सारी की सारी हुई। या फिर इस तरीके से मैसिव लीक होता है, इस तरीके से हम चेस्ट ट्यूब लगाई उसमें से भी लीक हो गया, तो उसके कारण भी आपको देखने को, उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, मिस एयर लीक हो गई, क्योंकि ये एयर लीक के काम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से थोरेकोटॉमी करना पड़ेगा। हालांकि ये देखिए इमरजेंसी इंडिकेशन है, वैसा इस तरीके से डिजीज वाला इंडिकेशन नहीं है। डिजीज वाला इंडिकेशन याद रखना ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से कार्डियो टेम्पोनार्ड, ओपन न्यूमोथोरेक्स, बड़ी वेसल इंजरी रहती है, थोरेकोवेरिकल इंजरी, और इसके अलावा इसोफेजियल परफोरेशन। तो ये इस प्रकार आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। ये अब हम बात कर रहे हैं इस तरीके से किसी की कार्डियो टेम्पोनेट की, अलग टॉपिक आ गया। कार्डियो टेम्पोनेट की में जो बात कर रहे हैं, तरीके से आपको जो है ब्लड का एक्यूमुलेशन, हमने तो प्लूरा में इकट्ठा कर रहे थे, और हमने इकट्ठा कर दिया कार्डियो के आसपास में। पेरिकार्डियो टेम्पोनेट में क्या देखने को मिलता है इस तरीके से, ये क्या है तरीके से आपको मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा होगा, इस तरीके से ये है आपको क्या होता है, इस तरीके से ये आपको क्या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में देखने को मिल जाता है। ये इसमें जो चीज़ ध्यान रखने, पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड के लिए इसमें आपको ब्लड की क्वांटिटी उतनी मैटर नहीं करती, पर उसका एक्यूमुलेशन कितनी स्पीड से हो रहा है ये मैटर करता है। तो ये कार्डियल टेम्पोनार्ड में ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें क्या रैपिड एक्यूमुलेशन मैटर, तो रैपिड एक्यूमुलेशन मैटर करता है इसमें। इस तरीके ये नहीं कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो तो ज़्यादा कार्डियल टेम्पोनार्ड नहीं देखने को मिलता हमें। ज़्यादातर इस तरीके से बहुत ज़्यादा रैपिड एक्यूमुलेशन हो इन पेरिकार्डियल स्पेस, तभी हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है कोलेट्रल बन जाए और ब्लड का ड्रेनेज हो जाए। यदि रैपिड एक्यूमुलेशन होगा इस तरीके से कोलेट्रल का निर्माण नहीं होगा। इसमें जो आपको इसे याद रखने का जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बैकस्ट्राइड बहुत बार होता है, जो मफस हार्ट साउंड, इधर डिस्टेंडिंग सेगमेंट हाइपोटेंशन। ये इसमें आपको केस क्या दे दिए, जैसे जो इलेक्ट्रिकल इकोकार्डियोग्राफी कर रहे थे तो उसमें क्या मिलता था, इलेक्ट्रिकल अल्टरेंस देखने को मिलता था, छोटी वेव बड़ी वेव, छोटी वेव बड़ी वेव, इस प्रकार देखने को मिल रही थी। और क्या देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल जेवीबी देखने को, पैराडॉक्सिकल मतलब क्या था, पैराडॉक्सिकल साइन था क्या पता नहीं, ध्यान भूल गया तरीके से, पैराडॉक्सिकल हाइपोटेंशन था क्या दिखता है वो, यार ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या टर्मिनोलॉजी थी वो चीज़ है। इसमें क्या होता है, चेस्ट एक्सरे पे कोई इल्नाड हार्ट देखने को मिलेगा, ये तो जितना ही काफ़ी है उसके लिए कैसे ज़्यादा पैराडॉक्सिकल था, इसे देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, पल्सस पैराडॉक्सिस था ये चीज़, वो चीज़ में देखने को मिल जाती है कार्डियक टेम्पोनेट में। ट्रीटमेंट के नाम पे तो क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं हम, एक तरीके से निडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। इस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो इमरजेंसी में क्या करेंगे हम, इस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन है तो कहते हैं निडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। यदि इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट बात करते हैं, डेफिनेटिव तो उसमें क्या करते हैं, थोरेकोटॉमी तो कर ही रहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एंट्रोलेटरल लेफ्ट एंट्रोलेटरल थोरेकोटॉमी करते हैं, प्लस क्या करते हैं इस तरीके से इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, प्लस क्या करते हैं इस तरीके से इंसर्शन ऑफ पेरिकार्डियल ड्रेन, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये नीडल थोरेकोटॉमी के बारे में थोड़ा सा पता हो, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँ तो इसमें ये पता होना चाहिए इस तरीके से ये करते हैं हमारे जीफॉइड एरिया पे करते हैं, ज़्यादातर हम इसको जीफॉइड एरिया पे करते हैं इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे। फिर आते हैं हमारी तरीके से कौन सा टॉपिक आता है हमारा, स्टर्नल फ्रैक्चर। तो स्टर्नल फ्रैक्चर में जो बात करने वाली बात होती है एक तरीके से ये ज़्यादातर रेयरली होता है और मिलेगा कैसा, को ट्रांसफर फ्रैक्चर मिलेगा। स्टर्नल फ्रैक्चर के केस में कोई याद चीज़ रखनी है, कोई तरीके से मायोकार्डियम वाली पैथोलॉजी जरूर एक्सपेक्ट करके चलनी है इस तरीके से। यदि स्टर्नल फ्रैक्चर है मिल रहा है आपको, स्टर्नल फ्रैक्चर होगी तरीके से बिल्कुल मायोकार्डियम के सामने ही होगी ना, स्टर्नल फ्रैक्चर में क्या मायोकार्डियम पैथोलॉजी सस्पेक्ट करनी है इस तरीके से, तो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। स्टर्नल फ्रैक्चर के केस में ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये तो सीवियर थोरेसिक इंजरी होगी तभी होगी, कोई ज़्यादातर को मिलती नहीं है।
ट्रीटमेंट के नाम पे एनाल्जेसिया वगैरह दे देंगे इसमें भी, उनको ज़्यादा कुछ खास जाना नहीं है। ये तो अब हमारा थोड़े बहुत टॉपिक बचे, डायफ्रामेटिक इंजरी पे आते हैं। डायफ्रामेटिक इंजरी क्या होता है इस तरीके से, इसमें क्या होता है, इस मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा इसका भी, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा रहेगा। उसके अलावा ब्लंट ट्रॉमा भी रह सकता है हमारा। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की इंजरी में ये चीज़ ध्यान रखना, यदि वो निप्पल से नीचे हो रखी हो या फिर अबव कोस्टल मार्जिन हो तो आपको डायफ्रामेटिक इंजरी रूल आउट करने को, डायफ्राम उधर की साइड ही होता है। ये तो क्या है, पेनिट्रेट होगा। ब्लंट ट्रॉमा इंजरी में भी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से उसमें भी कंप्रेशन आपको देखने को मिलता है, पर उसमें क्या है, ज़्यादातर एब्डोमेन के आसपास कंप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या कि बहुत ज़्यादा प्रेशर एक तरीके से ऊपर ही साइड आया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा डायफ्रामेटिक इंजरी हो गई। तो इस तरीके से ज़्यादा तो पेनिट्रेटिंग होगा ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमन। ब्लंट ट्रॉमा में याद रखना, ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो ज़्यादातर आपके फीचर रहते हैं वो साइलेंट रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत इसने खड़ी करी नहीं है अभी तक डायफ्रामेटिक इंजरी ने। जो आपको क्या है, आपको कुछ ना कुछ हद तक ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरीके से लंग्स वगैरह के लिए एक्सपेंशन के लिए उतना स्पेस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब इस तरीके से उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं करेगा इस तरीके से, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वगैरह आ रही है लिमिट है, उसमें एयर वगैरह आ रही है, ब्लड वगैरह बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेट होते हैं ना, इसमें बहुत तेज़ी से दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, आपको आराम से टाइम मिलेगा इस तरीके से काफ़ी सारा कुछ भी करने के लिए। ये इसलिए ज़्यादातर ये साइलेंट रहता है, या फिर एक तरीके से ब्रेथलेसनेस के लिए प्रेजेंट होता है। इसमें जो आपको मेन चीज़ मिलती है वो आपको मिलती है इतने हर्निएशन, यानी कि तरीके कंटेंट वगैरह ऊपर आ जाते हैं, तो उसको अंदर घुसाना थोड़ी सी एक तरीके से आपके लिए परेशानी का सबक हो सकता है। ये इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी करेंगे या लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या करेंगे, इस तरीके से राइट्स ट्यूब के नाम डाल के क्या करते थे, राइट ट्यूब के नाम डाल के एक्सरे करते थे हर्निया को देखने के लिए, या फिर वीडियो असिस्टेड थोरेकोटॉपी करते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना है। वीडियो असिस्टेड थोरेको सर्जरी। ये तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, इस तरीके से थोरेसिक ट्रॉमा तो खत्म हो गया। तो इसे नेक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नेक में जो आपसे पूछता है वो इस तरीके से जोन्स पूछता है, आपसे ज़्यादातर वो नेक के इस तरीके से जोन। तो नेक इंजरी में पहली बात तो यह चीज़ ध्यान रखना कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो नेक इंजरी जो होती है उसमें क्या प्लेटिस्मा होती है और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड होती है, वो क्या ज़्यादातर इंजर होती है, तो इसलिए उसको आपको कंसीडर करना है। ये तो प्लेटिस्मा और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आगे याद रखना है, यदि इंजरी क्या है, यदि प्लेटिस्मा को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है तो उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, कोई नेक में ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं हो रही है। ये यदि इनमें पेनिट्रेटिव ट्रॉमा में यदि ये उसका कट डाउन होगा प्लेटिस्मा का, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ये अब स्टेनोक्लीडोमास्टोइड की बात करें चले, तो यदि मान के चले यदि इंजरी हो रही है एक तरीके से स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंटीरियर स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, तो इसलिए हाई चांस है कि स्टेनोक्लीडोमास्टोइड क्योंकि स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है, तो आगे की साइड इस तरीके से क्या हो गया, हमारा नेक वाला रीजन आ गया, पीछे की साइड तो मतलब या तो स्कल फ्रैक्चर होगा, फिर इतनी नेक इंजरी तो नहीं होगी वहाँ तक। तो ये चीज़ इंजरी यदि पोस्टीरियर हो रही है तो इस तरीके से उसमें लो चांस है, और यदि इस तरीके से पेनिट्रेटिंग इंजरी हो रही है पोस्टीरियर ट्रायंगल में, तो उसमें ज़्यादा सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इन्वॉल्व होते जाते हैं। इसमें जो आपको याद रखना है, जोन्स याद रखना है, जोन्स ही पूछता है। जोन्स में जो आता है हमारा इस तरीके से जोन वन कहाँ से आता है हमारे इस तरीके से, जो है स्टर्नल नोज से लेकर कहाँ आता है हमारा क्रिकॉर्ड कार्टिलेज से। तो स्टर्नल नोज से इस तरीके से देखें, मैं शक्ल देखना, तो स्टर्नल नोज से लेकर ये स्टर्नल नोज से क्रिकॉर्ड कार्टिलेज कुछ आता है यहाँ तक ही होगी। तो क्रिकॉर्ड कार्टिलेज जो होता है ना हमारा जोन 1 आता है। उसके अलावा जोन 2 कहाँ आता है हमारा इस तरीके से, जोन 2 जो आता है वो आता है हमारा इस तरीके से कहाँ तक, इस तरीके से हमारे क्रिकॉर्ड कार्टिलेज से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल है, यानी कि इस तरीके से ये क्रिकॉर्ड कार्टिलेज है हमें सही से दाएं तो यहाँ तक ये क्रिकॉर्ड कार्टिलेज, फिर उससे क्या एंगल ऑफ मैंडिबल था, फिर उसका दूसरा तरीका आता है एंगल ऑफ मैंडिबल से इस तरीके से यहाँ तक आता है। इस तरीके से क्या होता है पोस्ट ऑरिकुलर एरिया या फिर बेस ऑफ स्कल आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो बेस ऑफ स्कल तक हमारा आ जाता है जोन 3। जोन 1 में क्या होता है इस तरीके से थोड़े अपर से लेकर उसका क्रिकॉर्ड कार्टिलेज तक रहता है, जिसमें क्या काफ़ी सारी वाइटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और मैक्सिमम मोटेलिटी रहती है हमारे जोन 1 में। ये चीज़ मैक्सिमम मोटेलिटी किस में रहेगी हमारी, क्योंकि कैरोटिड वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, तो हाईएस्ट मोटेलिटी रहती है। जोन 2 में बात करके चलें तो आपको क्या तरीके से मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन होता है तरीके से, इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लेना एक तरीके से इसका। तो जोन 1 में क्या होता है इस तरीके से, ये होती है मैक्सिमम मोटेलिटी होती है जोन 1 या मैक्सिमम
मोर्टेलिटी। जोन 2 की बात करके चलें, इसमें क्या रहता है हमारा, इस तरीके से जोन 2 का मतलब होता है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड। ये जोन 3 की बात करें जो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि इसमें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ खास बात नहीं है इसमें ये। तो ये चीज़ें इस तरीके से इस प्रकार आप जोन्स पे डिवाइड कर सकते हैं नेक इंजरी के नाम पे। और कोई टॉपिक बचा हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई हो तो। ये ठीक है, और कोई टॉपिक नहीं है तो बढ़िया तरीके से हमारा ये ट्रॉमा वाला सेशन था वो ख़त्म हो गया। तो हम आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।